तो अभी ईरान इसराइल के वॉर में जो भी चल रहा है, उसमें से 3-4 दिन के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट हुआ है उसी सारे डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद इसराइल के में जो डिमोना के जो इंसिडेंट हुआ, अभी डिमोना पे जो अटैक हुआ, उसके बाद से जो सैमसन ऑप्शन के बारे में बात की जा रही थी, उस सब के बारे में पूरे जो डिटेल्स हैं उसको देखने की कोशिश इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस सारे के बारे में क्या 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 न्यू डेवलपमेंट हुआ है वो चीज़ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये जो डिमोना का इंसिडेंट हुआ, जब डिमोना पे अटैक किया गया। डिमोना जो है इसराइल का, वो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गया इसराइल का मैप, तो ये हो गया डिमोना। डिमोना में क्या होता है कि इसराइल का जो भी न्यूक्लियर एसेट्स है वो बोला जाता है कि यहाँ पे रखा हुआ है इसराइल का। तो एक तो यहाँ पे जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ, तो एक तो ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ की जो सिक्योरिटी लेयर है, जो एयर सिक्योरिटी लेयर है, वो कोलैप्स किया। ठीक, उसके वजह से तब अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि जो एक डेटरेंस होता है, न्यूक्लियर डेटरेंस जो होता है किसी भी कंट्री का, उसके बारे में बात करते हैं। कि देखिए, डेटरेंस जब हम डिस्कस करेंगे तो डिफरेंस का सिंपल सी मीनिंग होता है कि कोई भी कंट्री का कितने हद तक वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, मार को बर्दाश्त कर सकता है। जब उस मार का जब लिमिटेशंस एक मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, तो फिर वो उसके पास जो लास्ट ऑप्शन होता है वो उसको यूज़ करने करता है। ठीक, तो यही न्यूक्लियर डेटरेंस है। और यदि आप देखोगे तो इजराइल का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है कि भाई एक न्यूक्लियर को लेकर एक पॉलिसी होती है, जो भाई हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, किसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे, इस तरह का एक जनरल पॉलिसी होती है। तो वर्ल्ड में एक पता रहता है, जिसके पास भी न्यूक्लियर है तो अदर कंट्री को पता रहता है। तो जो इजराइल का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें किसी भी तरीके का इस पॉलिसी में ये डिक्लेरेशन नहीं है कि भाई हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट को नहीं हिट करेंगे। ठीक, न्यूक्लियर स्टेट को नहीं हिट नहीं करेंगे, ये चीज़ नहीं है। ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। यदि इजराइल को लगेगा कि ये हमारा मतलब दुश्मन है, या हमें इसके से सिक्योरिटी थ्रेट है इन फ्यूचर और प्रेजेंट, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये चीज़ है। तो इजराइल का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बहुत ही वल्नरेबल है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड इन द सेंस, जो है इजराइल का जो कह सकते हैं जो इनेमी कंट्री है जिसको इजराइल मानता है, उसके लिए बहुत वल्नरेबल है। तो ये इजराइल का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये डेटरेंस जो है उसको हम फिर स्टैटिक डेप्थ से देखेंगे। देखिए, आप यदि देखेंगे तो इजराइल का ये कंट्री है इजराइल, तो इसकी एक तो लंबाई चौड़ाई बहुत कम है, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब भाई इस कंट्री का के पास में क्षेत्रफल है ही नहीं। तो यहाँ पे जो अटैक होगा, मान लीजिए ये अटैक एक इधर हो गया तो ये इतने एरिया को इससे इफेक्टेड हो गया। एक अटैक यहाँ हो गया, ये इतने एरिया को इफेक्ट किया। ये अटैक यहाँ हो गया तो इतने एरिया को इफेक्ट किया। ये एक अटैक यहाँ हो गया तो ये इतने एरिया को इफेक्ट किया, मतलब टोटल कंट्री इससे इफेक्टेड हो गया। तो इसमें क्योंकि इसकी क्षेत्रफल जो है, एरिया है, वो बहुत कम है। तो और मान लीजिए जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है वो फिर कहाँ रखिएगा कि कंट्री, क्योंकि कंट्री का एरिया है ही नहीं, कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हर एक एरिया पार्ट जो है वो वल्नरेबल है। और यदि इसके रेस्पेक्ट में अभी ईरान को देखोगे तो ईरान का जो ये ईरान जो कंट्री है, इसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कंट्री है। यहाँ अटैक करोगे तो भाई इतने एरिया पे ही, मान लीजिए जितना 4 अटैक इधर हुआ है तो एक मान लो यहाँ करेंगे तो इतना एरिया करेगा कवर, इसको यहाँ करेगा, एक यहाँ करेंगे तो यहाँ इसका इफेक्ट होगा, यहाँ इफेक्ट होगा, यहाँ इफेक्ट होगा। अब ये अपना स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो है ये यहाँ रख सकता है। ठीक, तो इसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज़्यादा है ईरान का, और इजराइल का बहुत कम है। तो इस जब स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो कम हो जाता है किसी भी कंट्री का, तब फिर वो कंट्री बहुत वल्नरेबल होता है। मान लीजिए यहाँ पे अटैक ज़्यादा हो गया इजराइल के अंदर, तो दूसरा चीज़ ये है कि इससे
पैनिक का सिचुएशन आएगा, और जो सिविलियन है और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। समझ गए? तो उससे क्या होगा कि एक तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। दूसरा, यदि जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, एक तरीके से ऑटोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। जैसे ईरान है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करेगा, क्या करेगा, डेमोक्रेटिक डिमांड करेगा, इंडिविजुअल राइट्स का डिमांड करेगा, तो ये हमें कोई सुनने वाला नहीं है, उसको जवाब दबा दिया जाएगा। तो इससे भी एक एज ईरान को मिलता है, कितना भी यहाँ पे डैमेज करे। नहीं तो आप एक चीज़ देखो कि ईरान ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डेवलप नहीं किया। ठीक। उसको एयर डेवलप नहीं किया। ठीक। एयर सुपीरियरिटी या एयर फोर्स है उसको डेवलप नहीं किया, तो मतलब क्या, ईरान कभी भी डिफेंसिव की तरफ गया ही नहीं। बोला कि भाई हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम पीपल्स जो है मरना है तो मरेंगे, क्योंकि फिर उसको हम ह्यूमन राइट्स में लेके चले जाएंगे। यदि पीपल का जान जाएगा तो ह्यूमन राइट्स में चले जाएंगे, तो यहाँ पे लेकिन हम ऑफेंसिव करेंगे, हम रक्षा अपनी उसमें हम नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करता, ये फिर एयर पावर बनने की कोशिश करता है, नेवल पावर बनने की कोशिश करता है अपने को रक्षा करने के लिए। उसको नहीं है, ये क्या है भाई, हम अपने पावर को शो करेंगे। तो एक तो चीज़ ये है ईरान के अंदर, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी एक तरीके से नहीं कह सकते कि भाई है, वो थ्योक्रेसी है, एक सुप्रीम लीडर होता है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलता है। नहीं तो फिर आईआरजीसी क्या है, ये चीज़ है ना। तो लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के प्रति। ठीक। तब क्या होता है, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है। तब उसमें क्या होता है कि जो उसका ऑप्शन होता है, फिर लास्ट ऑप्शन, वो उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, जो कि आ जाता है फिर वो न्यूक्लियर। सही कहते हैं, क्योंकि डेप्थ खत्म हो गया तो डेटरेंस खत्म हो गया, तो फिर न्यूक्लियर ऑप्शन पे आते हैं। ठीक। तो ये, तो इसकी चर्चा इसीलिए अभी इतना हो रहा है क्योंकि आप यदि देखोगे तो डिमोना पे होने के बाद देखा गया कि भाई इजराइल का जो स्ट्रेटजिक एसेट्स है वो यदि सिक्योर नहीं है, तो फिर तो लास्ट ऑप्शन पे आएगा। तब यहाँ पे आता है एक जो इजराइल का ऑप्शन है, उसको बोला जाता है सैमसन ऑप्शन। वो सैमसन ऑप्शन कहता क्या है कि ये जो ऑप्शन है वो इजराइल का जो मतलब थियोलॉजी है, जो उसका रिलीजन है, उससे निकल के ये सैमसन ऑप्शन आया है। जो उसके सोलोमन टेम्पल है, जो पवित्र स्थान है सोलोमन टेम्पल, यदि आप सोलोमन टेम्पल को देखोगे तो इस पे 2 बार अटैक हो चुका है। एक जो बिफोर क्राइस्ट हुआ था, बेबीलोनियन जो किंग था उसके तरफ से हुआ था। एक बार अटैक तो इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था। दूसरा आप यदि देखोगे तो दूसरा अटैक हुआ था इस टेम्पल पे रोमन के टाइम में, जो रोमन किंगडम था इधर यूरोप में, उधर उसके तरफ से हुआ। 2 बार अटैक हो चुका है इस सोलोमन टेम्पल पर। तो इजराइल का जो उसकी रिलीजन है, उस थियोलॉजी है, उसमें ये माना जाता है कि सोलोमन टेम्पल को तीसरा बार कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वो मसीहा के बारे में मानते हैं ऐसे कि मसीहा आएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये इसका है। सोलोमन टेम्पल यदि देखोगे तो इसको जो बनाया था, जो किंग डेविड का जो बेटा था, उस उन्हीं के किंग डेविड के बेटे जो थे सोलोमन, उसी ने बनाया था, उन्हीं के नाम पे ये किंग सोलोमन टेम्पल है, पवित्र स्थल होता है। तो जो सैमसन ऑप्शन है इसी से निकल के बेबिलिकल ये कॉन्सेप्ट है। इसमें ये कहा जाता है कि भाई, इसका मोटा मोटी आप देखिए, इसका अर्थ यही है, मीनिंग यही है कि यदि मैं मरूंगा, मेरा यदि डेथ होगा, तो मैं अपने साथ जितने को भी है वो लेकर मरूंगा। ठीक। यही सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब ये टेम्पल का यदि वॉल गिरेगा तो गिराने वाले के साथ साथ जो वहाँ पे है वो सब साथ में मरेंगे। ठीक है, तो यही है सैमसन ऑप्शन, कि भाई जब मुझे लगेगा कि मेरा अब डेथ होने वाला है, तो मैं अपने साथ जितने को होगा, जिसको मुझे लगेगा उसको लेकर मरूंगा। ठीक। तो ये चीज़ है। तो सैमसन ऑप्शन की बात की जा रही थी डिमोना के बाद। तो ये हो गया आपका इसराइल का जो ग्राउंड है वो। और आप देखेंगे कि इसराइल और ईरान के अंदर अभी वॉर ख़त्म नहीं हुआ, वॉर उसके बीच में चल ही रहा है। ठीक। वॉर उसमें चल ही रहा है। अमेरिकन ने अपना थोड़ा सा भी हाथ ढीला किया है, उसके बारे में भी बात करते हैं जो क्या होगा आगे जाके। अब देखिए दूसरा चीज़ जो है वो देखेंगे, डियागो गार्सिया पे अटैक होने के बाद
एक तो ये देखा गया कि भाई ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई कि जो भाई हमारे पास आईआरबीएम हो गया, इंटर इंटर रीजनल बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, ठीक भाई, जो रीजन में हम पहुंच सकते हैं। तो ये 4000 किलोमीटर तक पहुंचने का मतलब क्या हो गया कि यूरोप का जो मेडिटेरेनियन सी है, ये मान लीजिए अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके सारे कोस्ट पे क्या है, इधर इधर सब है आपका यूरोप हो गया, इधर इटली सब हो गया, ठीक है, इधर का ये पूरा हो गया, इधर फ्रांस, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, ये सब है, ब्रिटेन इधर हो गया। तो 4000 किलोमीटर के होने का मतलब ये हो गया जब भाई हम इधर ईरान से ये पूरे यूरोप हमारे रेंज में आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो नेटो का जो स्टैंड है, नेटो डायरेक्ट नहीं आया है सपोर्ट में, लेकिन थोड़ा सा स्टैंड चेंज हुआ है। तो उसके पीछे दो रीज़न है, एक तो हो गया आपका, एक ये आईआरबीएम, ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, दूसरा दूसरा जो हॉर्मुज है, जो हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर रखा है उसके वजह से। तो हॉर्मुज के ब्लॉकेट करने से क्या है, तो वर्ल्ड में जो एक तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस का सप्लाई वहीं से होता है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो वर्ल्ड मार्केट उससे इफेक्ट होता है, नॉट ओनली द एशिया, अदर कंट्री भी इससे इफेक्टेड है, पूरे यूरोप इफेक्टेड है, मतलब अमेरिकन सब कंट्री इफेक्टेड है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या होता है, आप देखिए, आप यदि देखोगे तो बिफोर कोल्ड वॉर देखोगे, कोल्ड वॉर देखोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इससे पहले का जो वर्ल्ड था, ये दुनिया था, वो क्या होता था कि एक क्लोज्ड इकॉनमी होता था, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता था। ट्रेड चलिए ठीक है, उस टाइम भी होते थे, आप ट्रेड देखोगे तो 6 सेंचुरी 7 सेंचुरी, मतलब उस टाइम एंशियंट टाइम में भी होता था, लेकिन उसको हम ग्लोबलाइजेशन नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड अभी ग्लोबलाइज हो गया, मतलब एक कंट्री का इकॉनमी पूरी तरीके से दूसरे दूसरे कंट्री के इकॉनमी से ही जुड़े होते हैं। तो एक कंट्री में कोई एक्ट होगा, किस कोई एक्शन होगा, तो उससे इस कंट्री पे उसका इफेक्ट होगा, और इस कंट्री से जो जुड़ा हुआ है इस पे इफेक्ट होगा, इस पे जो होगा ये इफेक्ट होगा, मतलब उससे पूरे वर्ल्ड इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे हॉर्मुज को बंद कर दिया तो ऑयल सप्लाई नहीं होगा, तो ऑयल यदि सप्लाई यदि रुक जाएगा, ऑयल एंड गैस सप्लाई रुकेगा, तो आप सिंपल सी बात है कि एशिया का ऑयल एंड गैस जो भी है सब इधर से ही आ रहा है, मिडिल ईस्ट से ही, ये ईरान से ही आ रहा है। तो इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट जो है पूरे एशिया के ऊपर होगा। अब एशिया की इकॉनमी क्या है, एक्सपोर्टर है, जैसे बहुत इंडिया, जैसे कि इंडिया बहुत सारे गुड्स का एक्सपोर्टर है, पेरिसेबल गुड्स है उस सब का एक्सपोर्टर है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। जैसे कि हमारा सीईपीए है, कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब एग्रीमेंट है पूरे गल्फ के साथ, ठीक, तो उस कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या है कि भाई इसकी वजह से क्या होगा, जो वो आप यदि देखोगे जो शिपिंग कंपनी है वो नहीं आगे बढ़ेगा, काम नहीं करेगा भाई, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंश्योरेंस कंपनी है वो नहीं जाएगा अभी इसके काम करने के लिए, ठीक। तो जो आपके कंट्री का जो पेरिसेबल गुड्स है उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो पेरिसेबल गुड्स आपका एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो आपकी इकोनॉमी जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसकी इनकम इफेक्ट होगा, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद मान लीजिए ऑयल गैस नहीं आएगा, तो एक तो भाई आपके यहाँ क्या होगा, डोमेस्टिक जो भी है वो इफेक्टेड होगा, डोमेस्टिक यूज जो होता है वो। उसके बाद जो होटल इंडस्ट्री है वो इससे इफेक्टेड होगा, ठीक। उसके बाद जो है जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो इससे इफेक्टेड होगा, ठीक। रेहड़ी पटरी वाले भी जो होते हैं ना, वो सब इफेक्ट होंगे। तो मतलब इस तरीके से होता है सब सारे सिस्टम वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशंस के बाद से। तो तो इसमें यदि हम आगे देखते हैं तो दूसरा जो फैक्टर्स आप यदि देख सकते हैं कि अब जैसे कि ये कहा जा रहा है, तो हम नेटो के बारे में देख रहे थे। तो नेटो में क्या है कि भाई उसने भी बोला कि अब हॉर्मुज को लेकर फिर उसने सारे नेटो ने बोला चलो भाई ठीक है हॉर्मुज को खुलवाते हैं। आप इसमें देखोगे नेटो का स्टेटमेंट, तो नेटो जर्मन का जो प्रेसिडेंट है उसने स्टेटमेंट अपना दिया था, जब भाई ये इसराइल और ईरान का कोई इसराइल अमेरिकन को अभी अटैक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, ठीक। लेकिन आप फिर देखोगे स्पेन को लेकर आप देखोगे कि जो आज से कुछ दिन पहले ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया था, जब भाई हमें स्पेन की यदि बेस का जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे, यदि मना भी करेगा तो हमें कौन, तो एक एरोगेंटली जो था इसका ट्रंप का, इसकी वजह से तो रिलेशन खत्म हुआ है। तो वो चीज़ है।
तो लेकिन फिर भी स्पेन ने आयतुल्लाह के बारे में बोला है कि भाई मर्डर है, ये है, वो है, पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट इसने पूरा काम किया है। तो लेकिन एक तरह से सॉलिडारिटी दिखा रहा है स्पेन भी। तो अदर प्लेयर देखोगे, फ्रांस या जो भी है, सब डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपना बेस दिया था, सब दिया दिया भाई यूज़ करो, लेकिन हम अभी डायरेक्ट आएंगे नहीं। कोई अपना उसमें देख नहीं रहा है, इंटरेस्ट देख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन जब हॉर्मुज को ब्लॉक किया, जब इकोनॉमिक वर्ल्ड का इफेक्ट होने लगा, तो फिर सब ने बोला कि नहीं नहीं, ये ऐसा दादागिरी तो नहीं चलेगा, तुम्हें हॉर्मुज तो खाली करना पड़ेगा। तो फिर जाके ईरान ने भी अपना चेंज किया, स्टैंड चेंज किया, बोला कि नहीं नहीं ठीक है, हम केवल जो एनिमी कंट्री है इजराइल और अमेरिकन, उसको नहीं जाने देंगे, बाकी जिसको जाना है वो जा सकते हैं। तो ईरान भी अपना रुख नरम किया। अब देखिए देखिए मेन यहाँ पर ये है कि तो नेटो भी डायरेक्ट अभी इन्वॉल्व इसमें हो नहीं रहा है, बोले दिख रहे हो, होने दो। अब देखिए जो मेन यहाँ पे है, मेन जो दिक्कत ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है गल्फ को प्रॉब्लम ये है कि गल्फ का ये प्रॉब्लम है कि एक तो गल्फ है, दूसरा ईरान है। यहाँ पर यदि अमेरिकन, जो जैसे कि अमेरिकन ने अभी 48 घंटा या जो भी है 5 दिन का पॉज लिया है, यदि अमेरिकन यहाँ से छोड़ के चला जाता है, जो एज इट इज स्थिति है उसमें छोड़ के चला जाता है, तो जैसे कि वर्ल्ड का बहुत सारे मीडिया है, बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस है, वो इस तरीके से दिखा रहा है कि ईरान अभी क्या है, एज, उसके पास एज है। क्योंकि यदि आप देखोगे, हम ईरान के एज के बारे में हम बात थोड़ा सा बाद में करते हैं। मेन था क्या कि यूएस और इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये लेके आया था कि भाई एक तो न्यूक्लियर वाला जो भी है एंगल, वो हम दुनिया को बता रहा है न्यूक्लियर बना रहा है, ठीक है, उसको। दूसरा चीज़ दूसरा चीज़ ये था कि यहाँ पे हम अटैक करेंगे, 2 दिन में 3 दिन में अटैक करेंगे, एक इधर से प्रेशर पड़ेगा, और जो आप वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहा है लोग, वो बाहर निकलेगा, तो हम उसके प्रोटेस्ट को हम इधर से फ्यूल कर देंगे, जो वहाँ पे कू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस इजराइल का एक ये मिस कैलकुलेशन हुआ, और दूसरा चीज़ ये इंटेलिजेंस का एक फेलियर हुआ कि इंटेलिजेंस वहाँ का पता ये नहीं लगा पाया कि जो भाई क्या ग्राउंड सिचुएशन है, क्या हो सकता है। ये पॉलिसी लेवल का एक तरीके से कह सकते हैं एक बहुत बड़ा लूप होल उसको देख सकते हैं कि भाई ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, तो इस सिचुएशन में हम लेके क्या करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव हुआ नहीं, ठीक। तब अब सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि अमेरिकन जो है उसमें जो लगेपन है, तो उससे अमेरिकन का खुद डैमेज हो रहा है। डैमेज इन द सेंस ये हो रहा है कि भाई एक तो अमेरिकन के डोमेस्टिक में ये बोला जाता है कि भाई तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम क्यों किसी तीसरे का वॉर लड़ रहे हो, ठीक। जो न्यू न्यू जो जिसको बोलते हैं न्यू जनरेशन है, ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन अब ये देखोगे तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के, अरब के अंदर केवल एक ईरान ही बचा था जो कि वेस्ट के इन्फ्लुएंस में नहीं था। अदरवाइज अब जितनी भी कंट्री है, अरब स्प्रिंग के बाद देखोगे सारे कंट्री, सीरिया लास्ट था, तो अभी अलजुला जो था वो जाके ट्रम्प के साथ मिल के आया है, एक सीरिया, क्योंकि उससे पहले बशर अल असद था, उसको भी हटा दिया गया कुछ दिन पहले, 1 साल पहले की बात है। तो इंटायर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इधर गल्फ में देखोगे तो सारे में अमेरिकन का बेस भरा पड़ा है, और सारे अमेरिकन के इंटरेस्ट में ये काम करते हैं। रिलेशन अच्छा है, विन विन रिलेशन है। उसके बाद ये देखोगे कि अब्राहम अकॉर्ड लेके आया था अमेरिकन, और बोला था भाई इजराइल के साथ सब अच्छा संबंध बनाओ और अपना शांति से रहो। ये सब हो रहा था, केवल एक बचा था, कौन, एक ईरान ही था, एक ईरान ही बचा था। तो ईरान का ये टारगेट अभी देखोगे कि अभी का है, ये नहीं है। आप यदि इसको देख सकते हैं तो 1979 जो रिवोल्यूशंस हुआ, फिर उसके बाद जो अमेरिकन जितने भी वहाँ के इंटेल एम्बेसी था, एम्बेसी में लगभग 400 दिन तक अमेरिकन एम्बेसी के जितने भी स्टाफ थे उसको बंदी बना के ईरान रखा हुआ था। ईरान का जो ऑब्जेक्ट, जो एक तरीके से वहाँ के जो वैल्यू है, जो वहाँ का सिस्टम है, उसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, इस तरीके का है। तो वो चीज़ था। तो ये नहीं है कि अभी ही ईरान को हटाने की बात कर रहे हैं, ये पहले ही था। आप यदि देखोगे तो जेकोपा जो था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ओबामा के टाइम में आया था जेकोपा ईरान को लेकर, तो ट्रम्प ट्रम्प फर्स्ट आया, ट्रम्प 1 में आया, तो उसी में उसने जेकोपा को हटा दिया, बोला वो नहीं। तो इससे तो आपको ये पता लगता है ना, जो कि ट्रम्प किस तरीके का पर्सनैलिटी है। वो तो उसी टाइम आया था, भाई जेकोपा वेकोपा नहीं मानते हैं हम, ट्रम्प हम देख लेंगे ईरान को, तो वो तो उसी टाइम से तैयारी में था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भाई एक ही बार आया और ये अटैक करके चला गया। पहले से ये प्लानिंग था, इसका पूरा हिस्ट्री है। ईरानी रेवोल्यूशंस के बाद से ही हिस्ट्री है। रजा पहलवी को हटाया वहाँ से,
क्योंकि उससे पहले यदि देखोगे तो रेजा शाह जो पहलवी था तो वो तो अमेरिकन का ही के लिए काम करता था, तो अमेरिकन इंटरेस्ट और वेस्ट इंटरेस्ट में काम करता था एक तरीके से। ठीक, उसको हटा देते, अमेरिकन अमेरिकन इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो गया था ईरान से बेसिकली वहाँ पे। ठीक, तो ये है, ये एक एट रैंडम नहीं हुआ है, पूरी से प्लानिंग से काम कर रहा था, चल रहा था। अब ये बात ये है कि आप ये कहोगे कि जब ये ईरान जो जेनेवा में अभी पीस चल रहा था, डील चल रहा था, उसमें ईरान सारे शर्त मानने को तैयार थे, लेकिन यार अमेरिकन का वो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं ना, शर्त मनवाने का ऑब्जेक्टिव था ना उसे, तो ये है कि भाई जिस तरीके से हम अरब में पूरी तरीके से हम एक अरब स्प्रिंग ला के वहाँ के जितने भी थे, आप देखोगे ट्यूनीशिया से लेके इजिप्ट से लेके इराक, सीरिया, सदाम वदाम को हटाया, फिर इधर देखोगे आप सीरिया में बशर अल असद को हटाया, जितने भी थे सब वहाँ पे जितना है वो सबको हटा दिया। जो वेस्ट है अपने डेमोक्रेटिक राइट, अरब स्प्रिंग में तो यही है कि हम डेमोक्रेटिक लेके लेके आ रहे हैं, जो भी ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं। फिर लेकिन गल्फ में बोलोगे, गल्फ में वो नहीं किया है, गल्फ का स्ट्रक्चर अलग है, गल्फ जो भी है वो अमेरिकन के साथ मिलके काम करते हैं, जितने भी ऑटोक्रेट हैं सब अमेरिकन के साथ मिलके काम करते हैं, वो नहीं है। ठीक, तो ये ईरान का ये चीज़ था, पहले से ही ये चल रहा था। अब यदि देखोगे कि अभी यहाँ पे अब हम जैसे कि सब कह रहे हैं कि अमेरिकन फंस गया, अमेरिकन यहाँ से चला जाएगा छोड़ के, मुझे नहीं लगता है, मेरा जो अपना एनालिसिस, अमेरिकन अभी इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ से इसको छोड़ के ऐसे छोड़ के चला जाए। क्योंकि यदि देखोगे तो आप पूरे गल्फ के अंदर अमेरिकन एसेट्स कितना है उसका, पूरा बेस है यहाँ से, बहरीन से लेके यूएई से लेके कुवैत से लेके जितने भी है सारे अमेरिकन बेस है यहाँ पे। और ये जितने भी बेस हैं, और दूसरा चीज़ अब ये देखो, अमेरिकन के बारे में ये स्टार्ट हो गया जैसे कि अफगानिस्तान से बाहर चला गया तो ये कहा जाता है अमेरिकन भाग गया अफगानिस्तान से। उसके बाद देखोगे वियतनाम वॉर के बारे में कहा जाता है अमेरिकन को भगा दिया। ठीक, अ, पूरे इराक के बारे में बोला जाता है कि भाई अमेरिकन को वहाँ पे पीटा, ये मतलब एक इमेज वैसे ही बन गया। और अभी अभी अफगानिस्तान से अमेरिकन वहाँ से भागा है बाइडन के टाइम में। ठीक, अब यहाँ से इसको फंसा के चला जाएगा, जो अमेरिकन हेजेमनी है या अमेरिकन जो एक डोमिनेंस है इधर पूरे अरब वर्ल्ड में, वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अदर प्लेयर जो है वो अपना डोमिनेंस को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अदर प्लेयर तो हटाइए आप। अब यदि यहाँ से अभी छोड़ के चला जाएगा तो ईरान एक तरीके से आप देखोगे तो एक बहुत बड़े वो लीडर और एक तरीके से पूरे अरब वर्ल्ड का वो डोमिनेंट फैक्टर बन के उभरेगा। और ऐसे नहीं करेगा, ये पूरे इसको जितने भी गल्फ है सारे सऊदी अरब ये सबको डराएगा धमकाएगा, बोलेगा हमको टैक्स दो, ये दो, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको पता है जो बहरीन है यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, बहरीन, बहरीन के बारे में तो इवन ईरान कहता है ये भाई मेरा ही प्रोविंस है, ये कहाँ से आ गया। ठीक, तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता है। और दूसरा ये है ना कि यदि यहाँ से अमेरिकन छोड़ के चला जाएगा तो ये जितना भी ऑयल मार्केट है यहाँ का, ये सारे ऑयल मार्केट पे किसका, अमेरिकन का जो कंट्रोल है कम हो जाएगा। अभी जो अमेरिकन ने वेनेजुएला को कंट्रोल लिया, वेनेजुएला का कंट्रोल लेने के पीछे क्या है, ऑयल को कंट्रोल लेना। अब यहाँ इस स्थिति में छोड़ के चला जाएगा तो ईरान यहाँ पे इस पे डोमिनेट करेगा। ईरान के पीछे कौन है, जो फोर्स है वो ईरान को मतलब करेंगे, तो इनडायरेक्टली अमेरिकन कंट्रोल यहाँ ऑयल मार्केट से चला जाएगा, तो ये हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो अब देखिए, और दूसरा चीज़ ये है ना, जो यहाँ के जो मोनार्क है, वो मोनार्क जो जितने भी किंग हैं यहाँ के, उस किंग सबको भी तो प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा कि ये सिंपल सी बोलेगा कि ये ईरान बोलेगा जो भाई इस मोनार्क को हटाओ, यहाँ पे थियोलॉजिकल टाइप से गवर्नमेंट जैसा मेरा है उस तरीके के लेके आओ। समझ गए, ये चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है कि अभी यदि देखोगे गल्फ कंट्री के बारे में देखोगे तो गल्फ जो है वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव टाइप से गवर्नमेंट को लेके आगे बढ़ रहा है वहाँ के पूरे सिस्टम को लेकर। क्योंकि यदि आप देखोगे क्लाइमेट चेंज के बाद से, जैसे कि ऑयल और गैस के लेकर बहुत सारे एक लिमिटेशन लेके आ रहा है, जो तुमको मतलब CO2 इतना कम करना पड़ेगा, बहुत सारे है क्लाइमेट चेंज के जो INDC जो होता है वो आपको फुलफिल करने के लिए। तो गल्फ अपने क्या कर रहा है कि ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है गल्फ। आप यदि देखोगे तो सऊदी या यूएई सब में देखोगे तो एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या इस तरीके का बना रहा है कि वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आए और क्वालिटी ऑफ यहाँ पर लिविंग, बेटर क्वालिटी का लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये सब प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पे लोग आएंगे। ठीक, दूसरा एक फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश कर रहा है पूरे वर्ल्ड से, वो हो गया, टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। ठीक,
एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ये सेंट्रल पॉइंट है, जितने भी टूरिज्म जितने भी फ्लाइट आते हैं उसके लिए यूएई दुबई जो है एक सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से पूरा इधर अफ्रीका की तरफ हो गया, अमेरिका की तरफ हो गया, यूरोप की तरफ, ये सब यहाँ से जाता है, ठीक। टूरिज्म को तो मतलब अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। फिर आप ये देखोगे तो जो हाईटेक है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो एक प्रोग्रेसिव की तरह गल्फ अपने आप को लेके आगे जा रहा है, समझ गए। लेकिन इस कंडीशन में यदि इसको ईरान को छोड़ के चला जाएगा तो ईरान पूरा डोमिनेट करेगा यहाँ पे। ईरान डोमिनेट करे करे या ना करे वो अलग फैक्टर है, लेकिन अमेरिकन का ऑयल पे कंट्रोल कम हो जाएगा यहाँ से। तो इससे फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली फायदा तो जिसको होगा, नहीं होगा अलग चीज़ है, लेकिन अमेरिकन हेजेमनी इधर से खत्म होगा, ठीक। फिर आप पैराडाइम शिफ्ट करते रहिए, फिर एशिया पैसिफिक में जाते रहिए, उसमें जाके क्या करोगे? वहाँ पे ना तो ऑयल है ना गैस है, क्या करोगे वहाँ पे जाके? साउथ चाइना सी के अंदर गैस है या ऑयल है, जो भी है वो जब एक्सप्लोरेशन होगा तब ना, वहाँ पे आप चाइना के साथ लड़के क्या करोगे? यहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से अमेरिकन छोड़ के अभी चला जाएगा, ठीक। अब देखिए कि हो क्या सकता है इजरा। हाँ, अब हम ईरान के बारे में बात करते हैं। ये देखो ईरान के बारे में जो देखोगे तो ईरान को एक गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट क्या है ईरान के? ये है ईरान का मैप हुआ। तो एक तरीके से ये फोर्ट है। फोर्ट इन द सेंस इसके जो देखोगे तो मोर देन 40% जो इसका ज्योग्राफी है वो माउंटेनियन ज्योग्राफी है। माउंटेन ज्योग्राफी, माउंटेन वाला रीजन है, मतलब जितने भी एरिया है उसमें 40% वो उसको एक नेचुरल फोर्ट बनाता है, समझ गए। इधर आपको कैस्पियन सी वाला रीजन है जो कि कैस्पियन सी हो गया। इधर आपका सीरिया मतलब ये इराक ये वाला रीजन हो गया, ठीक। टर्की का बॉर्डर यहाँ टच करता है, आप ये देखोगे। इधर अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये इधर यहीं पे तो है। फिर यहीं पे तो है आपका क्या कह सकते हैं वो हॉर्मुज, हॉर्मुज स्टेट यहीं पे है, ये हो गया, ठीक। यहीं पे बहरीन हो गया, ये बहरीन हो गया। यहाँ पे ये कुवैत हो गया, ये इराक का पार्ट है। तो ये पूरा मैप है, ठीक। ये सऊदी है, ये सऊदी हो गया। यहाँ पे ये यूएई, यहीं पे दुबई है, यही हो गया आपका हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक। ये यहाँ पे है वही खर्ग आइलैंड के बारे में जो बात की जा रही है, ये वहीं पे खर्ग आइलैंड है। तो ये 40% से ज़्यादा इसका माउंटेन वाला रीजन। अब माउंटेन रीजन क्या है? ये चारों ऐसे करके घेरा हुआ है इसको। आप यदि देखोगे तो 80 में जो वॉर हुआ था इराक के साथ, तो 8 साल तक वॉर हुआ। और 8 साल आप देखोगे तो ये पूरे 8 साल जो अमेरिकन लड़ रहा था, अमेरिकन किसको हेल्प कर रहा था? सद्दाम को हेल्प कर रहा था। ये अलग बात है कि ईरान इराक में सद्दाम को हेल्प किया, आप उसके फिर उसके बाद जब इराक कुवैत का वॉर हुआ तो फिर इराक को आके पीट दिया अमेरिकन ने। कुवैत पर क्यों अटैक कर रहा? तो ये 8 साल हुआ था। 8 साल इराक ईरान जो है वो सस्टेन किया था। जबकि आप ये देखोगे 79 में ही रेवोल्यूशन हुआ था, उसके 1 साल के बाद ही सस्टेन किया यहाँ पे ईरान। और जो इराक है वो इसको कब्जा नहीं कर पाया। तो इसमें बहुत बड़ा रीज़न है, ये पूरा फोर्ट है, एक तरीके से माउंटेन है। अब ये देखोगे कि जो माउंटेन है उसका एडवांटेज है क्या? कि ये देखिए जो ईरान ने क्या कर रखा है। ये देखिए ये पूरा माउंटेन है और ये पूरा माउंटेन के नीचे क्या कर रखा है, पूरा अपना जो उसका मिलिट्री एसेट्स है उसको डेवलप कर रखा है, ठीक। अब यहाँ से अटैक भी होता है तो माउंटेन को तोड़ के यहाँ तक तो नहीं पहुँच जाओगे भाई। अब ये हो गया इंट्रेंस गेट हो गया। अब यहाँ से कोई अटैक भी हुआ, मान लीजिए यहाँ से अटैक भी हुआ तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा? ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। ज़्यादा तो होगा नहीं, जो इसका एसेट्स है यहाँ पे वो तो वैसे ही सुरक्षित रहता है। तो इससे इफेक्टिव हो नहीं रहा, एयर पावर सुपीरियरिटी होने के बाद भी उतना इफेक्टिव हो नहीं रहा, उसके एसेट्स को आप ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या आपको? जब उसके जो एसेट्स हैं, जो ईरान के एसेट्स हैं, जब उसको आप कंट्रोल कर लोगे, एसेट्स इन द सेंस जो मिलिट्री एसेट्स है, मिलिट्री एसेट्स में क्या है? दो चीज़ है उसके पास, एक मिसाइल हो गया, दूसरा ड्रोन हो गया। मिसाइल और ड्रोन हो गया, जब उसको कंट्रोल पूरे अपने कब्जे में लोगे तब जाके वो उसका फायर पावर खत्म हो जाएगा। फायर पावर खत्म हो जाएगा तो ईरान घुटने पे आ जाएगा, ठीक। तो उसको उसको करने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? ग्राउंड इन्वेजन का। अब ग्राउंड इन्वेजन में डर क्या है? ग्राउंड इन्वेजन का डर क्या है? क्योंकि ये पूरा माउंटेन रीजन है तो पूरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है तो इसमें गुरिल्ला वॉरफेयर का बहुत पूरे चांसेस है। गुरिल्ला वॉरफेयर होता क्या है कि आपका कॉन्वॉय इधर से जा रहा है और यहाँ पे पूरा छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ। पूरी ज्योग्राफी का यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, जो वहाँ पे लोकल है उसको पूरा नॉलेज है, हाँ? आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर देगा? गड्ढा कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो आप यहाँ मतलब
आपको पता नहीं है, छुप के आएगा, आपके ऊपर अटैक करेगा, भाग जाएगा। तो ये होता है गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये चीज़ आया कहाँ से ईरान में? आप ये देखोगे गुरिल्ला या ये चीज़ आया कहाँ से, तो जो वियतनाम वॉर है, वियतनाम वॉर में जो अमेरिकन का डिफीट एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ हुआ। और ये वाला जो वियतनाम वाला जो सिस्टम है, ये उठ के कहाँ गया? यहाँ से नॉर्थ कोरिया गया। नॉर्थ कोरिया के बाद से ये नॉर्थ कोरिया ने इसको बताया, ईरान को दिया, जो भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारे ऊपर फ्यूचर में अटैक हो सकता है, तो तुम अटैक अब फ्रंट पे रह के कितना तुम झेल पाओगे? अमेरिकन फायर पावर के आगे में टिकोगे नहीं। तो तुम ये करो, जो पूरा अंडरग्राउंड अपना मटेरियल को स्टॉक करो। तो ये पूरा अंडरग्राउंड मटेरियल को स्टॉक किया। ठीक। यदि ग्राउंड ऑपरेशन होता भी है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होगा वो भी। अब देखते हैं क्या होता है। और ग्राउंड ऑपरेशन तो यहाँ पे अमेरिकन करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो तो है ही, अमेरिकन इंटरेस्ट जो भी है वो है। उसके अलावा गल्फ का भी इंटरेस्ट है, गल्फ का भी इंटरेस्ट ये है। गल्फ का इंटरेस्ट ये है कि भाई यदि अमेरिकन छोड़ के चला जाएगा तो इसको या तो फिर आने वाले टाइम में ईरान के डोमिनेंस में बहुत हद तक रहना पड़ेगा, या फिर ये इसकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फिर खुद करेगा। सिक्योरिटी तो खुद अभी ये वॉर खत्म होने के बाद तो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की कोशिश करेगा ही करेगा यहाँ पे। ठीक। तो ये सब तो होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर यही है। दूसरा चीज़ अभी भी देखोगे तो एक कहता है कि जो पीस होगा क्या? जो देखिए पीस की जो बात है यहाँ पे, तो जो एक अमेरिकन का जो रेजोल्यूशन, मतलब वो जो पीस जो अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है, या पीस का जो कह सकते हैं जो शर्तें दी है, उसमें ये बोला है कि जब भाई तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, तो ये भी मान सकते हैं कि जो भाई ये मान लेगा वहाँ पे। लेकिन ये देखोगे कि मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ का जो सुप्रीम लीडर है वो चला गया, जो पहले का लीडर था। अब नया लीडर आया, अब न्यू लीडर क्या करेगा नहीं करेगा उस पर भी डाउट है। तो अभी मान लीजिए कि झेलने के लिए वो बोल दे कि चलो ठीक है, लेकिन आने 2 साल के बाद फिर स्टार्ट कर दे। ठीक, तो फिर अटैक करेगा। तो एक तो न्यूक्लियर बोलेगा बंद करो, तो हो सकता है। फिर बोलेगा इन रिच वाला जो यूरेनियम तुमने जो रखा है वो वापस कर दो, वो भी हो सकता है। तीसरा क्या बोलेगा? हाँ, कह रहा है कि ये ये जो प्रोसेस, तुम अपना आईसीबीएम नहीं बनाओगे। आईसीबीएम मेन है कि जो भाई तुम ये जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल यूरोप तक पहुंचा लिए हो, और आगे आने वाले फ्यूचर में तुम बोलोगे हम अमेरिकन तक पहुंचा लेंगे, और तुम्हें कुछ कहेंगे तो तुम अपना ये पूरे जो तुम फोर्ट बना रखे हो अंडरग्राउंड, तुम उसमें घुस जाओगे, और फिर यहाँ से एक ही बार तुम बैलिस्टिक मिसाइल निकालो के आप फिर फेंक दोगे अमेरिकन के ऊपर। तो ये कैसे काम चलेगा? इसीलिए आईसीबीएम को तुम रद्द करोगे, मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, तो ये तो मानेगा नहीं। तो ये सब है। फिर ईरान की तरफ से आएगा जो भाई जो मेरा डैमेज हुआ है उसको ख़त्म करो, उसको फुलफिल करो। तो ये भी अमेरिकन इजरायली नहीं मानेंगे। तो फिर दूसरा क्या कहेगा कि भाई हमें अब फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, तो इसमें एश्योरेंस भी दे देंगे। ये जो पीस प्रोसेस है ये अभी कोई उतना दिख नहीं रहा है। और कोई आप देखो ये बहुत बड़ा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं में रहा है। तो अभी देख सकते हैं क्या होता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें ग्राउंड इन्वेजन होने का चांसेस है। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा सिनेरियो है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। ये पूरा डोमिनेंस का गेम है। यहाँ पे ऑयल को लेकर एक तरीके से ये चल रहा है, डिडॉलराइजेशन इसके कोर में है। हेजेमनी को लेकर पूरी तरीके से चल रहा है। ईरान इसमें मोहरा है। तो हम देखते हैं अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, इंडियन क्या करेगा नहीं करेगा। तो ये कुल मिलाकर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इट इज़ जस्ट माई वो एनालिसिस।